भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया है। आपको बता दें, रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा है और इसे कोरोना के रोगियों को दिया जाता है। अब इस दवा को 6 दिन के बजाय 5 दिन तक रोगियों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल कहता है कि ये दवा रोगियों को इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। पहले दिन रोगी को इसकी 200 मिलीग्राम की खुराक इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इसके बाद अगले 4 दिन तक 100 मिलीग्राम की खुराक रोगी को दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जून को सीमित इस्तेमाल के तहत आपातकालीन स्थिति में इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। हालांकि ये दवा किडनी, लीवर की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें, वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में मंत्रालय ने सलाह दी है कि इस दवा का उपयोग बीमारी की शुरुआती इलाज में हो। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ये ना दी जाए। बिहार की राजधानी पटना में 22 जून को दिन दहाड़े हुए बड़े बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पटना पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 लाख रुपए और ज्वेलरी बरामद की है। इस गैंग की खासियत यह है कि इसमें किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जहां नालंदा का रहने वाला अमन शुक्ला हर वारदात के बाद कोचिंग में बच्चों को पढ़ाकर अपनी पहचान छिपाए हुए था। अमन की खासियत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। हैरानी की बात है कि इस बैंक डकैती कांड का सरगना अमन शुक्ला इंग्लिश टीचर है, जिसने कई वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पटना के बहुचर्चित जानकी निवास में हुए गैस एजेंसी मालिक डकैती कांड को भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस गैंग में एक कराटे प्रशिक्षक, एक क्लिनिक कंपाउंडर, एक मैकेनिक और 2 शराब तस्कर शामिल हैं। इस गैंग ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कबूल किया कि उन्होंने कई और बैंक डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। भारत की पड़ोसी देश नीति में पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है। दरअसल ममता सरकार ने मार्च महीने से पेट्रापोल और बेनापोल सीमा के रास्ते बांग्लादेश से आयात पर रोक लगा दी थी। इस वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बुधवार से बांग्लादेश ने भारतीय ट्रकों से सामान के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिसके चलते सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं और उनमें रखा सामान खराब हो रहा है। भारत से निर्यात का विरोध कर रहे बांग्लादेशी व्यापारियों का कहना है कि जब तक भारत बांग्लादेश से आयात की मंजूरी नहीं देता है, वो भारत से निर्यात की अनुमति नहीं देगा। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश के साथ होने वाला सीमा व्यापार भी बंद था। पिछले दिनों केंद्र सरकार के आदेश के बाद निर्यात को अनुमति दी गई थी, लेकिन आयात पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी भी रोक लगा रखी है, जिसके चलते बांग्लादेशी व्यापारी नाराज हैं और उन्होंने भारत से निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके चलते बांग्लादेश के साथ व्यापार अप्रैल और मई में घटकर $424 मिलियन पर सिमट गया है। 2019 से तुलना करें तो इन्हीं महीनों में $2 अरब का मुनाफा हुआ था। आपको बता दें कि लॉकडाउन से एक दिन पहले 23 मार्च से पश्चिम बंगाल ने पेट्रापोल बेनापोल सीमा से बांग्लादेश में आयात निर्यात पर रोक लगा दी थी। 29 अप्रैल को सीमा से आवाजाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2 मई को कुछ स्थानीय विरोध प्रदर्शन के चलते इसे फिर से रोक दिया गया। 7 जून से केंद्र के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ निर्यात को अनुमति दी थी। इससे एक दिन में करीब 250 ट्रक बांग्लादेश जाने लगे थे। हालांकि आयात पर रोक से बांग्लादेश व्यापारियों में गुस्सा है। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल ने त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश से आने वाले सामान पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन चूंकि दोनों देशों के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र पेट्रापोल बेनापोल सीमा है,
जिस पर रुकावट के चलते काफी नुकसान हुआ है। इस सीमा से करीब 70% व्यापार होता है। केंद्र की तरफ से ममता सरकार को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उसका ये एक्शन आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत जारी गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि कोविड-19 संकट के दौरान भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल चुकी है। वहीं व्यापार में इस तरह की गंभीर रुकावटों से द्विपक्षीय समझौते के दूसरे पहलुओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में शनिवार को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र में मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए तीनों जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के कार्यालय के अनुमान के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में कई स्थानों पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि महानगर और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। बता दें, मौसम विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार देर रात कहा, मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं बीएमसी ने भारी बारिश के बीच लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर सूची जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार को मुंबई और आसपास के तटीय जिलों में भारी से लेकर काफी ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार और शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। बता दें, मुंबई पुलिस ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को मुंबई में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। सभी लोगों को घर में रहने और बिना किसी जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। साथ ही सभी एहतियाती कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश जारी है। यूपी पुलिस रात भर उसके ठिकानों पर छापेमारी करती रही। आपको बता दें, 8 पुलिस कर्मियों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद से ही फरार है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दारोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले ही दे दी थी और इसके बाद विकास दुबे ने घात लगाकर पुलिस की टीम पर हमला किया। आपको बता दें कि शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की बातचीत हुई थी। इसके अलावा विकास की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि विकास दुबे के फोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी सामने आए हैं। ये वाकई ही बेहद चौंकाने वाली बात है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि चौबेपुर थाने की एक दारोगा ने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी पहले से ही दे दी थी। इस वक्त पुलिस के शक के घेरे में एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। फिलहाल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस तीनों से गहन पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कानपुर से सटे बिखारू गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे गैंग के बीच खूनी मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में विकास के 2 हमलावर भी ढेर हो गए। मुठभेड़ के बाद से ही विकास फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।